सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलीट में। मैं ब्रजेश आपको यहाँ पर आज एमपी प्लस टेस्ट सीरीज का पार्ट 5 बताने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आपको लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, और कुछ नए क्वेश्चन भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं। और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ आपको जरूरी नहीं कि एसआई में काम आएगी, इसमें जो है व्यापम का जो भी एग्जाम होता है उसके लिए भी ये बहुत ही लाभकारी होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन वो ये है कि जो एक मिनट, जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो यह है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक, देखिए ये जो है आपके मैंने फिजिक्स में जो बताए थे डिटेल सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। मैंने बोला था ये क्वेश्चन याद कर लो, आता है ये, तो उसी से रिलेटेड है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी f और स्मॉल f, यानी कि कैपिटल F है और f है। नेत्रिका की फोकस दूरी स्मॉल f है और अभिदृश्यक जो है उसकी है f है। तो इनकी आवर्धन क्षमता जो है, मैग्नीफाइंग पावर है, उसमें जो है इनका रिलेशन क्या होगा, ठीक है। यानी कि f प्लस f हो जाएगा, f माइनस f होगा, या f अपॉन f होगा, या स्मॉल f अपॉन कैपिटल F होगा। आखिर क्या होगा इसका आंसर? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कि जो कैपिटल F होगा उसके अपॉन में स्मॉल f रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका थर्ड वाला सही होगा। अगला प्रश्न है कि एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए हुए चुंबक जो है, मैग्नेट है, उसका दोलनकार निर्भर करेगा, किस पर निर्भर करेगा? चुंबक की लंबाई पे, ध्रुव प्राबल्य पर, या फिर चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक पर, या धागे की लंबाई पर। तो ये जो निर्भर करेगा भैया धागे की लंबाई पर निर्भर करेगा उसका जो है दोलन काल, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है दोलन वाले चैप्टर में कि लंबाई पे जो है उसका बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर लंबाई घटती बढ़ती है तो उसके दोलन काल पे बहुत असर पड़ता है। अगला प्रश्न है ये एक और, देखिए दर्पण से रिलेटेड है कि एक भैया गोलीय दर्पण है, उसकी फोकस दूरी आपको f मिलेगी और वक्रता त्रिज्या जो है कैपिटल R मिलेगी। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इसका रिलेशन होता है R अपॉन R इक्वल टू 2f, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो f जो है f इक्वल टू कैपिटल R बाय 2, इस तरीके का भी रिलेशन आता है। तो इसका आंसर है f इक्वल टू 2f, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर मान लीजिए इसकी जगह ये नहीं होता, ये ऑप्शन होता कि f अपॉन R बाय 2, तो ये आंसर आपका सही जाता। तो कैसा भी करके आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो इसका आंसर है R इक्वल टू 2f। अगला प्रश्न है कि क्रांतिक कोण अगर 45 डिग्री हो तो अपवर्तनांक कितना होगा? अगर क्रांतिक कोण आपका 45 डिग्री है तो यहाँ पर पूछा है रिफ्रैक्शन कितना होगा, ठीक है। तो ये होता है आपका 1.414, कितना? 1.414, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, यानी कि इंडक्शन करंट जो है उसका डायरेक्शन अगर आपको ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? फैराडे के नियम से, लेंज का नियम लगाओगे, या फिर मैक्सवेल का नियम लगाओगे, या फिर एम्पियर का नियम लगाओगे? कौन सा नियम लगाओगे इन चारों में से? तो इसमें से जो आपको लगाना है वो लगाना है लेंज का नियम। लेंज का नियम आप लगाकर जो इंडक्शन करंट है उसकी जो है आप दिशा को ज्ञात कर सकते हो। तो आंसर होगा बी वाला, लेंज का नियम। अगला प्रश्न है कि बर्फ का एक टुकड़ा जार में भरे पानी में तैर रहा है, बर्फ के पूर्णतः पिघल जाने पर पानी का तल कैसा होगा? तो देखिए मान लीजिए ये एक जार है, टब है, कुछ भी ले लो, ये पानी भी भरा है और उसमें एक बर्फ का टुकड़ा भी है, और पानी का स्तर मान लीजिए अभी यहाँ पर है, इतना है पानी का स्तर। तो जब ये बर्फ पूरी पिघल गई, ठीक है, तो उसका कहना है कि अगर बर्फ पूरी पिघल जाती है तो ये पानी इसके लेवल में आ जाएगा, या जो है मतलब बढ़ जाएगा,
ओवरफ्लो हो जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? ऊपर उठेगा, नीचे रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्या रहेगा? तो जो इसका आंसर है अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। जितना पानी था उतना ही रहेगा, क्योंकि बर्फ जैसे ही आप डालोगे उसमें तो जितना जो है क्या बोलते हैं पानी उसको हटाना है वो पहले ही हटा देगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। अगला जो प्रश्न है कि एक पिंड वृत्ताकार मार्ग पर ए त्वरण से गतिमान है। देखिए समझिएगा, एक पिंड है, एक वृत्ताकार मार्ग है, उस पर ए त्वरण से जो है यहाँ पर गति कर रहा है। यदि पिंड की चाल 4 गुनी कर दी जाए, पिंड की जो स्पीड थी या जो चाल थी उसकी, उसको हमने 4 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, तो उसका त्वरण कितना हो जाएगा? तो जैसे स्पीड को आपने 4 गुना बढ़ाया तो उसका त्वरण जो है 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 गुना होगा। ठीक, 4 गुना बढ़ाया तो त्वरण जो है 16 गुना बढ़ जाएगा उसका एक्सीलरेशन। अगला प्रश्न है कि यदि n छोटी गेंद है और प्रत्येक का द्रव्यमान m है, ठीक, कुछ n है जो छोटी गेंदें हैं, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, और एक तल पर प्रति सेकंड प्रत्यास्थ रूप से u वेग से टकराती है, तो उस तल पर लगा बल कितना होगा? तो ये होता है भैया 2mnu बल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से लंबी तरंग दैर्घ्य कौन सी है? रेडियो तरंगे हैं, गामा किरणें हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं या फिर एक्स किरणें हैं? तो ये है यहाँ पर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो है यहाँ पर लंबी तरंगों के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, जब दो ध्वनि तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो विस्पंद उत्पन्न होता है, जबकि उनके आयाम और कला दोनों अगर भिन्न है, या फिर उनके वेग भिन्न है, कलाएं भिन्न है, या फिर आवृत्तियां भी भिन्न है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसीज भी भिन्न है, तो क्या होगा इसका आंसर? तो उनकी जो आकृति मतलब जो फ्रीक्वेंसीज है अगर वो यहाँ पर सेम है, सॉरी मैंने भिन्न पढ़ दिया, तीनों भिन्न थे, तो यहाँ पर जो है उनकी आवृत्ति लगभग अगर समान होती है तो उसका जो आंसर होगा कि फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 12th जो है, अगर आपने पीईटी वगैरह जो एमपी के एग्जाम होते हैं उसमें भी जो है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते थे पहले। 12th में ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों को सीधे मतलब इसका शायद डेरिवेशन भी होता था 12th में, तो प्रूफ करने वाला। तो ये क्वेश्चन है कि ये एलसी परिपथ में स्वाभाविक आवृत्ति होती है, कैसी होती है स्वाभाविक आवृत्ति? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो ये होती है, ये सीधे इसको याद करो 1/2 पाई अंडर रूट एल अपॉन सी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ऑप्शन बी एकदम सही आंसर है। तो जो अगला प्रश्न है वो है कि टेलीफोन के जो माउथ पीस है की कार्यविधि निम्न पर आधारित है। जो टेलीफोन है उसका माउथ पीस है, उसकी कार्यविधि किस पर आधारित है? तो देखते हैं, ताप विद्युत प्रभाव पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो प्रभावित है ये है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कार्य करता है या डिपेंड है। अगला प्रश्न है, निम्न भारतीय राज्यों में से कौन सा उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? ठीक है, निम्न जो है भारतीय राज्य में से कौन सा उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? तो इसको आपको मैप से समझना पड़ेगा। मान लीजिए इंडिया का मैप है, उत्तर प्रदेश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? यहाँ पे देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हिमाचल प्रदेश यहाँ कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो अब भाई उगते सूरज कहाँ से उगता है? ये पूर्व दिशा से उगता है। तो जो उगते सूरज का अगर राज्य जो होगा तो सबसे पूरब में ही होगा, तो पूरब दिशा तो ये है, तो यहाँ पर जो है इसका अरुणाचल प्रदेश है, तो ये आंसर क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जाएगा। तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में दांत का मंदिर स्थित है? तो दांत का मंदिर जो स्थित है वो है यहाँ पर श्रीलंका में। कहाँ पर? श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगा दांत का मंदिर। अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी पे जो है स्थित है या किसके किनारे है? तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थेम्स नदी के किनारे जो है लंदन हमारा बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा थेम्स रिवर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के पहले एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान थे? पहले वनडे क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर, या फिर सौरव गांगुली, सुनील गावस्कर, मोहम्मद अजरुद्दीन? तो ये थे भैया अजीत जी थे। अजीत वाडेकर जी जो है पहले हमारे वनडे क्रिकेट कैप्टन थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कंगारू कहलाते हैं? तो भैया कंगारुओं का देश या कंगारू कौन कहलाता है? ऑस्ट्रेलिया वाले कहलाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया जो है इसका सही आंसर होगा कि कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया कहलाता है। कंगारू भी ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, मालदीव, ईरान या फिर श्रीलंका? तो सार्क का जो जो मेंबर नहीं है वो है ईरान। ईरान सार्क का मेंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला ईरान। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है, जहां पर गन्ना जो है शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना यहाँ पर उगाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा क्या? उत्तर प्रदेश। गेहूं भी सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, लेकिन उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें, प्रति हेक्टेयर, तो पंजाब में होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं आपसे। चलिए अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भारत या फिर चीन? तो चावल का जो है चीन, चा से चावल, चा से चीन, ऐसे करके याद रख सकते हो। चीन बहुत से चीजों में नंबर 1 है। एक चावल पूछा जाता है, दूसरा चाय का भी पूछा जाता है, तो चा से चाय भी आता है, तो चाय भी चीन में ही यहाँ पर की जाती है। और भारत में अगर चाय की बात करें तो सबसे उच्चतम क्वालिटी की चाय भारत में कहाँ मिलती है? वो मिलती है दार्जिलिंग में। कहाँ मिलती है? ठीक है, लिंग में, दार्जिलिंग में मिलती है सबसे उच्चतम क्वालिटी की चाय इंडिया में। ये क्वेश्चन एक बार जो है किसी आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था, वो पेपर मेरे पास था, तो उस समय से जो है ये मुझे याद है कि दार्जिलिंग में सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय मिलती है भारत में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्न में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया है? ठीक है, मतलब नहीं पूछा है, मिला है नहीं मिला, किसको नहीं मिला? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी या फिर बीपी सिंह? तो इसका सही आंसर है बीपी सिंह। कौन? बीपी सिंह। अगला प्रश्न है भारत के पहले सीएजी कौन थे? कैग कौन थे? ठीक है, शशिकांत शर्मा, विनोद राय या फिर एके रॉय या फिर बी नरहरि राव? तो इसका आंसर है बी नरहरि राव पहले कैग थे। तो आज का एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट करके बताना है कि अभी के कैग कौन है, करेंट कैग ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट करके बताइए ज्यादा से ज्यादा। अगला प्रश्न है कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम सुप्रीम एलाइड कमांडर कौन थे? ठीक है, यानी कि नाटो। ठीक है, नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, नाटो। तो नाटो का क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि पहले सुप्रीम अलाइड कमांडर कौन थे? तो ये जो थे, ये थे ड्वाइटर आइजनहावर। ठीक है, कौन थे? ड्वाइटर आइजनहावर। तो इसको आपको याद रखना है, ड्वाइट। आप इसको इस तरीके से याद रखो, डू इट याद रखो, डू इट याद रखो, तो ये ड्वाइट हो जाएगा। और पहले कमांडर थे, तो इस तरीके से इसको जो है आप थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा। और बाकी अगर कुछ ट्रिक बनती है तो मैं इन सब चीजों पर ट्रिक भी आपको बना के बताऊंगा। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम टेलीफोन कॉल किसने किया था? क्वीन विक्टोरिया हेलो ने या फिर मिस्टर चर्चिल ने, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने? तो ये जो किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था सबसे पहले कॉल, टेलीफोन कॉल। अगला प्रश्न है प्राणी विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट, वेस्लियस या फिर मेंडल या अरस्तु? तो प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी की बात की जा रही है, तो जूलॉजी के जो है फादर या जनक कहे जाते हैं हमारे अरस्तु जी, और जीव विज्ञान के भी जनक अरस्तु जी ही कहे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एसआई के एग्जाम के लिए, व्यापम का ग्रुप 2, ग्रुप 4, व्यापम का जो भी एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसको कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है कमेंट कीजिए जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।